हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का वैक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक करने वाले हैं फेडरल रिपब्लिक। फेडरल रिपब्लिक या फेडरलिज्म होता क्या है, ये आपने 11th-12th में ही पढ़ा होगा फेडरलिज्म के बारे में, एंड ये आपके ग्रेजुएशन में भी है। आपको बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में अगर आप है वैक पॉलिटिकल साइंस आपके पास है तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम जानेंगे फेडरल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, रिपब्लिक जो है ये क्या होती है। रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ देखें रिपब्लिक का तो इसका मतलब होता है गणतंत्र। मतलब कि गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब कि एक शासन प्रणाली जो कि लोगों के द्वारा चलाई जाए। तो रिपब्लिक जो है इसका मतलब क्या होता है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है एंड जो लोगों के लिए ही रूल करती है, गवर्न करती है। ठीक है, जैसे कि आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में भी पढ़ा है, डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर पीपल बाय पीपल एंड विच इज़ मेड बाय पीपल। अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति। ठीक है, एंड जो भी काम करती है वो लोगों के हित के लिए ही करती है। तो रिपब्लिक का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। अब फेडरल का मतलब क्या होता है। फेडरल का मतलब होता है संघीय। तो फेडरल रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो 2-3 लेवल पर रन करती है। ठीक है, फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है संघीय शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो एक लेवल पर नहीं बल्कि 2-3 लेवल पर होती है। क्योंकि आपको भी पता है पहले के टाइम पर क्या होता था, एक किंग होता था, वही हेड होता था एंड सारी पावर्स जो होती थी वो किंग के पास होती थी। तो कई बार जो किंग था वो डिक्टेटरशिप कर लेता था, मतलब कि उस पावर का मिसयूज़ कर लेता था। तो ताकि ऐसा ना हो, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये डिसाइड किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि हम फेडरल सिस्टम को अपनाएंगे, फेडरलिज्म को अपनाएंगे। तो फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म जो है ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर का डिवीज़न किया जाता है। ठीक है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर क्या किया जाता है, पावर का डिवीज़न किया जाता है। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 लेवल पर गवर्नमेंट होती है। नेशनल गवर्नमेंट होती है जो कि सेंटर पर होती है। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये जो भी कानून बनाती है या जो भी डिसीजन लेती है वो ऑल ओवर कंट्री में इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे लेवल पर आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीज़न लेती है, जो कानून बनाती है वो सिर्फ उसी स्टेट में इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, हालांकि इसके पास भी पावर होती है, ये सेपरेटली पावर इंजॉय करती है। बट तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये सेपरेट तरीके से इंडिपेंडेंट पावर्स का यूज़ करती है, इंडिपेंडेंटली अपने सारे फैसले लेती है, बट कुछ लिमिटेशंस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी। ठीक है, थर्ड लेवल पर आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, पंचायती सिस्टम। ठीक है, तो वो पंचायत वगैरह जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट में आती है। ठीक है, अब देखिए ये जो फेडरल सिस्टम होता है, संघीय व्यवस्था जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, 2 या 3 लेवल की। मतलब कि इसमें ये होता है एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर नहीं होती, पावर का डिवीज़न किया जाता है वाइजली, ताकि कोई भी एक पर्सन अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर ले। ठीक है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये अपनी अपनी पावर का सेपरेट यूज़ करते हैं एंड इंडिपेंडेंट होते हैं ये कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। बस वो जो डिसीज़न है वो राष्ट्र हित में होना चाहिए। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा द लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव अ प्रोटेक्टेड राइट टू एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि नेशनल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी, नहीं। इसमें ये होता है नेशनल गवर्नमेंट जो उसके पास अपने अलग राइट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अलग राइट होते हैं। नेशनल गवर्नमेंट जो ये स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं करती और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं करती। दोनों अपना अपना काम अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, और दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं ये देखने की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट की, जो हेड अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट उसकी। ठीक है, दोनों अच्छे से अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं एंड दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। मतलब कि दोनों के पास राइट है एग्जिस्ट करने का, नेशनल गवर्नमेंट के पास भी एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी।
अच्छा, आप देखते हैं कंट्रीज़ जहाँ पर फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। फेडरलिज्म कौन कौन सी कंट्रीज़ में है? यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, जर्मनी में एंड स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इन सभी कंट्रीज़ में क्या है? फेडरलिज्म है। अब देखिए जो फेडरलिज्म है ये भी दो तरीके का होता है, क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है, एंड एक होता है क्लासिकल फेडरलिज्म। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लासिकल फेडरलिज्म में क्या होता है? क्लासिकल फेडरलिज्म मेनली कहाँ कहाँ पर है? यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्विट्ज़रलैंड में। इन तीनों जगहों पर क्लासिकल फेडरलिज्म है। इसमें क्या होता है? इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी पावर्स जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के ही इक्वल होती है। ठीक है, जो नेशनल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछे बिना कोई भी कानून नहीं बना सकती। अगर नेशनल गवर्नमेंट को कुछ भी करना है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही होती है। अगर नेशनल गवर्नमेंट यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट है, अगर उसने डिसाइड किया कि कोई नई करेंसी लॉन्च करनी है, ठीक है, एंड कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट भी अगर मना कर दें कि नहीं हम कोई करेंसी लॉन्च नहीं करनी, तो फिर क्या होगा? जो नेशनल जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट है, उसको अपना फैसला बदलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है नेशनल गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज करने की। ठीक है, बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करने से मना करके। ठीक है, तो उसके पास ये पावर होती है। तो ये जो कंट्रीज़ है जैसे यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या है? क्लासिकल फेडरलिज्म है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो वो नेशनल गवर्नमेंट को कुछ काम करने से मना भी कर सकती है। ठीक है, मतलब कि वो कम्प्लीटली पावरफुल होती है नेशनल गवर्नमेंट की तरह, ये स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा नेशनल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पूछे बिना कोई भी काम इसमें नहीं कर सकती। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म है। आपने पढ़ा होगा क्वासी फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, जो क्वासी फेडरलिज्म होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, अब अगर कोई कानून बनाना है तो नेशनल गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की सलाह लेते तो है, बट वो बाउंड नहीं होते उनकी एडवाइस को मानने के लिए। ठीक है, बाधित नहीं होते। अगर स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती है तो भी वो डिसीज़न इम्प्लीमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसमें ये होता है नेशनल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। ठीक है, तो ये होता है क्वासी फेडरलिज्म है। इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म है। ठीक है, देखिए फेडरलिज्म में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन जो ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को एग्जिस्ट करने की। ठीक है, सिंगल मोस्ट कॉज ऑफ डिस्टेंशन बिटवीन स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है? स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट जो है दोनों के पास सेपरेट सेपरेट पावर्स होती हैं। ठीक है, अब जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि क्या नेशनल गवर्नमेंट के पास राइट होना चाहिए रूल करने का, या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने का? तो हमारी कंट्री में क्या है? दोनों के पास राइट्स होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री में दोनों को पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। अब देखिए इसमें हम जानेंगे कौन सी ऐसी पावर है जो नेशनल गवर्नमेंट के पास नहीं है। देखिए नेशनल गवर्नमेंट जो है ये बिल ऑफ राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती है, मतलब कि हमारे सिटीजन्स के जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वॉयलेट करने वाले कानून पास नहीं कर सकती नेशनल गवर्नमेंट के पास। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कोई भी कानून बनाने की। ठीक है, जो भी सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को या ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करे। ठीक है, इसके अलावा मे नॉट इम्पोज एक्सपोर्ट टैक्सेस अमंग स्टेट्स के बीच में जो भी ट्रेड होता है आपस में उस पर एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। जैसे स्टेट्स के बीच में आपस में जो भी ट्रेड होता है, ठीक है, जैसे दिल्ली से कोई सामान दूसरे स्टेट में जाता है या दूसरे स्टेट से यहाँ पर आता है, कहीं पर भी स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड होता है उस पर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है,
मे नॉट यूज़ मनी फ्रॉम द ट्रेजरी विदाउट द पैसेज एंड अप्रूवल ऑफ एन अप्रोप्रिएशन बिल। इसके अलावा हमारा जो राजकोष है, हमारी कंट्री का जो राजकोष है, सरकारी जो खजाना है, उसमें से जो पैसे है उसका जो नेशनल गवर्नमेंट है वो मनचाहे तरीके से यूज़ नहीं करेगी। अगर कोई एप्रोप्रिएट रीज़न होगा, जैसे कोई भी टेंडर वगैरह पास किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, जैसे स्कूल बनवाने का या फिर कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह बनवाने का, तभी उस पैसे का वो यूज़ करेगी। ठीक है। मे नॉट चेंज स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज को चेंज करने का राइट नहीं है नेशनल गवर्नमेंट के पास। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम से आए और बोले कि स्टेट की बाउंड्री चेंज की जाती है। नहीं, आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। तो जैसे अगर स्टेट बाउंड्री वगैरह चेंज करनी होती है तो पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में डिस्कशन होता है। ठीक है। अगर दोनों में कुछ मतभेद है तो जॉइंट सेशन भी होता है, तब जाकर बाउंड्रीज वगैरह चेंज करने का प्रस्ताव रखा जाता है। सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी से पूछे बाउंड्रीज चेंज कर दें। ठीक है। अब देखिए कौन सी पावर्स है जो स्टेट के पास नहीं है। जो स्टेट है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी एक स्टेट या कोई स्टेट गवर्नमेंट दूसरी कंट्री से जाकर मिल जाए। ठीक है। तो ये राइट, ये जो अधिकार है, जो राइट है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडशिप वाले रिलेशन बनाने के। ठीक है। मे नॉट प्रिंट मनी। स्टेट गवर्नमेंट जब वो अपनी खुद की मनी प्रिंट नहीं करेगी, ऑल ओवर कंट्री में एक ही तरह की जो मनी है, जो करेंसी है, वो सर्कुलेशन में होगी, जो कि यूनियन लिस्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की मनी सर्कुलेशन में नहीं ला सकती, प्रिंट नहीं कर सकती। मे नॉट सस्पेंड अ पर्सन राइट विथ ड्यू प्रोसेस। किसी भी पर्सन के अधिकारों का हनन नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करने वाला कोई कानून बना दे या किसी भी व्यक्ति से उसकी बिना रीज़न के उसकी आज़ादी छीन ले, तो ये राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए ग्रांट इन एड, ये क्या होता है, मतलब कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे देती है। ठीक है। अपने स्टेट में कुछ भी काम करवाने के लिए, जैसे कि लैंड ग्रांट, ज़मीन देती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन दिलवाती है स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, कैनल रोड ये सब बनाने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की डिज़ास्टर के टाइम पर भी हेल्प करती है। जैसे अगर किसी स्टेट में कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, जैसे अर्थक्वेक आ जाए या फ्लड वगैरह आ जाए, तो उस टाइम पर भी मनी ट्रांसफ़र करती है उनको। ट्रांसफ़र मनी आपको पता ही होगा, जो हेल्प के तौर पर दी जाती है, चैरिटी के तौर पर जो पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल गवर्नमेंट चैरिटी देती है, उस टाइम पर डोनेशन देती है अपने स्टेट के लोगों की हेल्प करने के लिए। इसके अलावा ब्लॉक ग्रांट या ब्लॉक मनी, मतलब कि जो नेशनल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग चीज़ों के लिए पैसे देती है, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि कानून को लागू करवाने के लिए, एजुकेशन सेक्टर पे वर्क करने के लिए, हेल्थ सेक्टर पे वर्क करने के लिए जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देती है। ठीक है। तो ये सब है यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है फेडरलिज़म। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम आगे का टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।